अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सीरीज है आपके लिए, और एग्जाम से लग रहा है डर तो ये सीरीज है आपके लिए, और लाना है 100% मार्क्स तो ये सीरीज है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस कैप्सूल सीरीज के बारे में जो मैंने स्पेशली 12th के लिए, 12th बोर्ड वालों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ लिमिटेड लेक्चर्स मींस 14-15 लेक्चर्स में ही आपके पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इस पूरे कोर्स को देखने के बाद आप गारंटी से कह सकते हैं कि यस आई कैन ऑब्टेन 100% मार्क्स। आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं? इस वजह से ला सकते हैं क्योंकि इस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट और जो की पॉइंट्स मैंने जो बताया है वो इस तरह से है कि हम इस पूरे लेक्चर्स में जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स है। और हम इस पूरे लेक्चर्स में बढ़ते हैं क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट, और वो भी क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं, वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में ही डिस्कस किया था, जिसके लगभग टॉपिक्स हमने उस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। इस लेक्चर में हम उससे जो बच गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, इस पॉइंट्स को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और हमारा मुद्दा वही रहेगा कि हम बढ़ेंगे क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर किस तरह का सवाल बोर्ड्स में पूछा जा चुका है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो इन तक देखते रहें और लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इस सीरीज से फायदा हो और वो इस सीरीज का फायदा उठाकर वो भी 100% मार्क्स ला सकें। इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे सीरीज का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में, इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे फ्लक्स और गॉस थ्योरम के ऊपर, जो कि कंप्लीटली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2014 में 2 नंबर के मार्क्स में एक सवाल पूछा गया था, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड था। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जो कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और क्वेश्चन किस तरह से पूछा, सॉल्यूशन किस तरह से होगा, ये सारी कहानी आपको इसमें समझ में आने वाली है। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। E बराबर दिया हुआ है 2 × 10⁻³ I कैप न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है, न्यूटन कूलम इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो भी मैंने कहा ना कि अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं तो ये लेक्चर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन बेहतर होगा कि इसका प्रीवियस लेक्चर भी आप देख लें और इसके आगे की लेक्चर्स भी आप देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बोर्ड का एग्जाम आप बेहतरीन तरीके से दे सकें। तो बात कर रहे हैं यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 × 10⁻³ I कैप न्यूटन कूलम इनवर्स, फाइंड द फ्लक्स। तो सबसे पहले मुद्दा आ गया फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन, व्हाट वुड बी द फ्लक्स through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x axis। मजे में समझने वाले हैं और मजे में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। आप जब कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बिना वक्त जाया किए। वाइट से ही शुरू करता हूं मैं, क्या वाइट से ही शुरू करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहली बात कि यहां जो फ्लक्स आया, तो क्वेश्चन से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है फ्लक्स, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लेते हैं, ठीक है, बेहतरीन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है कि जैसे मान लीजिए, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले एक चीज हम लोग और समझ लेंगे हम लोग, एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर याद रखिए, एरिया है ऐसे स्केलर, लेकिन बहुत जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर हम इसे वेक्टर कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहां पर इसके डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। किस तरह से इसके डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है? जैसे एकदम बेसिक सवाल, बेसिक चीज, आप जैसे अभी वर्ल्ड कप गया, क्रिकेट का वर्ल्ड कप गया, ठीक है, और क्रिकेट का वर्ल्ड कप जब गया है तो अभी न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का सीरीज भी चलने वाला है, फिर उसके बाद भी शायद ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं, ठीक है। तो क्रिकेट अभी आपके जहनों में होगी बात। अब क्रिकेट में होता क्या है कि बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ठीक है, बैटिंग कर रहा है, तो ये बैट का फेस है, आप देख सकते हैं बैट का फेस है। अब बैट का फेस है तो अगर बॉलर बॉल डाल रहा है तो बैट का फेस अगर ऑफ की तरफ है
तो बॉल ऑफ में गया। उसने कलाई का इस्तेमाल करके सिर्फ फ्लिक किया, फ्लिक, बैट का फेस इधर, बॉल इधर चला गया। उसने ऐसे देखा, बॉल पॉइंट पर चला गया। मतलब कि ये फेस है, बल्ला का जो फेस है, बैट का फेस। अब इस बैट के फेस को जिधर वो प्रोजेक्ट कर रहा है, जिधर प्रोजेक्ट कर रहा है बॉल उधर जा रही है। बात समझ में आ रही है? जिधर प्रोजेक्ट कर रहा है बॉल उधर निकल रही है। अब बॉल उधर निकल रही है तो इसका मतलब कि ये इसके पास एरिया है, बल्ले के फेस के पास एरिया है, और इस एरिया का डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि जिधर ये प्रोजेक्ट कर रहा है बॉल उधर ही जा रही है। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। तो बात समझ में आई। तो ये एरिया है। अब इसके पास क्या है? डायरेक्शन, जिधर ये दिखा रहा है बॉल उधर जा रही है। तो इस केस में एरिया को क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सर, एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, हम समझ गए। डायरेक्शन बताइए तो किधर होगा? तो सरफेस दो तरह का होता है। सरफेस दो तरह का होता है। एक होता है ओपन सरफेस और दूसरा होता है क्लोज सरफेस। सरफेस दो तरह का, एक ओपन सरफेस और दूसरा क्लोज सरफेस। हाँ सर, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस क्या होता है सर? ओपन सरफेस जैसे कि 2D, ओपन सरफेस बोले तो 2D, 2 डायमेंशन। क्लोज सरफेस मतलब 3D। ओपन सरफेस के पास 2D और क्लोज सरफेस मतलब 3D। 2D कहने का मतलब सिर्फ ये, ठीक है। इसी को अगर हम साइड, ये फ्रंट से देख रहे हैं, इसी को अगर हम साइड से देखें तो साइड से कुछ ऐसा दिखेगा, ये साइड से कुछ ऐसा दिखेगा। 3D कौन हो जाएगा? तो ये 3D हो गया। अच्छा, इसमें डायरेक्शन किधर होगा? हाँ, डायरेक्शन किधर होगा? तो देखिए, जब 2D की बात होगी ना, तो आप डायरेक्शन किसी को भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए कुछ ले लूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए, एनसीईआरटी की ही बुक है मेरे पास, ठीक है। ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। अब इसको अगर हम इसका एक पन्ना ले लें या पूरी बुक को ही हम 2D माने, 2D, तो आप इस डायरेक्शन को, ठीक है, आप इस डायरेक्शन को इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं आप फ्री हैं। आप इसको भी मान सकते हैं और इसको भी। मतलब कि एरिया जो है, उस एरिया को मान लीजिए ये 4 है और ये 2 है, तो 4 दूनी 8, 8 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो इसका डायरेक्शन इधर भी आप ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। अगर आपने इधर लिया है तो स्टार्टिंग से सॉल्यूशन तक आपको यही लेकर चलना है। अगर इधर लिया है तो स्टार्टिंग से सॉल्यूशन के एंड तक आपको यही लेकर चलना है। बात समझ में आ रही है? तो वेक्टर में ऑलवेज आउटवर्ड। अब वो आउटवर्ड आपके सामने वाला हो सकता है, आपके पीछे वाला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2D का डायरेक्शन समझ में आया? ऑलवेज आउटवर्ड, ठीक है। अब अगर हम बात करें 3D, ये डस्टर है, ये 3D है, ठीक है। तो इसके पास कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें किधर होगा सर? तो इसमें ऑलवेज आउटवर्ड। इसमें कोई इस फेस का अंदर वाला कोई हिस्सा नहीं। इधर से भी बाहर, 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 इधर से भी बाहर। बात समझ में आ रही है? ये 3D है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें, ठीक है, ये चीजें हैं। बात समझ में आ रही है? ये चीजें। अब ये चीजें जब हैं तो इसका मतलब 3D में आप वेक्टर जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा बाहर की तरफ होगा, ठीक है। एकदम आराम से समझेंगे और कॉन्सेप्ट लेकर जाना है। आप अपने जिंदगी का इंपॉर्टेंट वक्त मुझे दे रहे हैं, तो मैं आपको उस इंपॉर्टेंट वक्त की अहमियत देकर आपको लौटाऊंगा, इसलिए बेफिक्र रहे। 2D मतलब ऑलवेज आउटवर्ड। आउटवर्ड है तो इसका डायरेक्शन हम इन कैप से दिखाते हैं। ये भी हो सकता है और इसके पीछे वाला भी, ये भी इसके पीछे वाला भी हो सकता है। इसमें हमेशा इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, और उसका पीछे वाला उधर से भी। बात समझ में आ रही है? तो ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर को लिखेंगे कैसे? डेल्टा एस इन कैप या ds इन कैप या daa कैप, कुछ भी लिख दो। ये तीनों एरिया वेक्टर। इन कैप ऑलवेज आउटवर्ड, डिपेंड करेगा 2D है कि 3D है, ठीक है। गॉस थ्योरम में 3D मिलेगा और 2D आपको, इसलिए अभी समझ लो। कॉपी पेन पेपर लेकर बैठे हो, नहीं बैठे हो तो पॉज करो, जाओ कॉपी पेपर पेन लेकर आओ, नोट्स भी बनाते चलो साथ में, ठीक है। नोट्स भी बनाते चलो, फटाक से इसको पॉज करके नोट करो। मैं मिटाकर आगे बढ़ूंगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको।
चलिए, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो एरिया वेक्टर हम समझ गए। हाँ सर, हाँ जी सर, एरिया वेक्टर तो हम समझ गए। नहीं तनी आगे बतावा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव, जैसे अब कोई भी चीज, अब देखिए सिंपली फ्लक्स क्या है, फ्लक्स एकदम अच्छे से याद हो जाएगा आपको, फ्लक्स क्या है याद हो जाएगा। कोई भी चीज जो एरिया से होकर जाए फ्लक्स है। कोई भी चीज जो एरिया से होकर जाए फ्लक्स है। बात समझ में आ रही है? एकदम बेसिक। आप बैठे ना, आप यॉर्निंग कर रहे हो, मुंह खोल रहे हो घड़ियाल की तरह, यॉर्निंग कर रहे हो। तो आपने मुंह ओपन किया, मुंह ओपन किया ऐसे, ठीक है, मुंह ओपन किया, आपका ये माउथ जो खुला, ये एक एरिया ही तो है, एक एरिया है। आपने क्या किया, इनहेल करते हो ना ऑक्सीजन, ठीक है, इनहेल या पता नहीं, ध्यान में नहीं, क्या करते हो, मुंह खोलकर ऑक्सीजन भरते हो, हाँ भरते हो, शायद अंदर लेते हो, जो भी है अंदर आता है ना यार, हवा का एक्सचेंज होता है ना, ठीक है। देखो मुंह खोला आपने, ठीक है, मुंह खोला, अब हवा अंदर आई, ठीक है, हवा अंदर आई, तो हवा उस मुंह के एरिया से पास होकर जा रही है, फ्लक्स है। क्या है वो? फ्लक्स। कैसा फ्लक्स है? तो उसको हम फ्लक्स कहेंगे। अच्छा, पार जो हो, जो उससे होकर जाए, उसका नाम आगे लगा दो। कौन पार होकर जा रही है? हवा। हवा है तो कह देंगे विंड फ्लक्स, एयर फ्लक्स। बहुत तेज हवा चल रही थी, आपको मन हुआ कि नहीं मुझे ठंडी हवा खानी है, आपने खिड़की खोल दिया, खिड़की खोल दिया तो ताज़ी हवा आपके अंदर, आपके जुल्फों से, आपके चेहरे से वो टकराने लगी। आपने कहा हाँ तरोताज़ा हो गए भाई। तो ये क्या है? आपने जैसे ही खिड़की खोला तो खिड़की के पास क्या है? एक एरिया है, उस एरिया से हवा अंदर आई, विंड फ्लक्स। बात समझ में आ रही है? विंड फ्लक्स। आपके घर में दरवाजा है, उस दरवाजे से आप आना जाना करते हैं, ह्यूमन फ्लक्स, क्योंकि इस दरवाजे के पास भी एरिया है और उस एरिया से आप आना जाना कर रहे हैं, ह्यूमन फ्लक्स। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी चीज जो एरिया से होकर जाए उसे क्या कहेंगे? फ्लक्स। हाँ सर, समझ में तो आ गया कि फ्लक्स किसे कहेंगे, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका मतलब यहां पर एक चार्ज है और चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल कर आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल कर आ रही है चार्ज से। बहुत बड़ा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस ऐसे, और यहां पर हमने एक एरिया डाल दिया। ओ हो, हाँ सर ये तो एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल कर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। और ये एरिया वेक्टर, आपने एरिया वेक्टर भी इसको ये मान लिया, मान लीजिए एरिया वेक्टर इन कैप। हाँ सर, अरे वाह, बात समझ में आ रही है। तो ई वेक्टर और ये, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस एरिया से होकर जाए तो हम उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे कहते हैं अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर जाए तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आ रही है? उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसे कहेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से होकर जाए तो इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाते हैं फाई से, बेस में ई लगा देते हैं, क्योंकि मैग्नेट में भी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है, इसलिए वहां बी लगा देंगे, यहां ई लगाते हैं, फाई ई सिंबल है इसका, फाई ई, ठीक है। तो फाई ई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया, इसका एरिया इनटू कॉस थीटा। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो बीच में डॉट प्रोडक्ट, कॉस हटता है तो डॉट आता है, डॉट हटता है तो कॉस आता है। बात समझ में आ रही है? अब आपने फ्लक्स समझ लिया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? क्योंकि बहुत बार पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई मतलब कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डिफाइन गॉस थ्योरम, मतलब कितनी दफा ये पूछ चुका है, तो आप रट ही लो एकदम इसको। तो एकदम एग्जाम में आप फर्स्ट एकदम ऐसे लिख दोगे एकदम जैसे ही आएगा। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ क्या दिया हुआ है? न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सीजीएस क्या हो जाएगा? न्यूटन का होता है डाइन, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बाई, और कूलम का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
बात समझ में आ रही है? तो ये इसका सीजीएस यूनिट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ये फ्लक्स का फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन पूछता है। डेरिवेशन है भी नहीं, फॉर्मूला बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या है। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं एक बार कैमरा चेक कर लूँ कि सब सेट है और फर्स्ट क्लास चल रेला है कि नहीं। यस, सब सेट है और फर्स्ट क्लास चल रेलास भी है। गुनगुनाने का मन करता है, लेकिन कौन सा गाना गुनगुनाओ दिमाग में समझ में आता ही नहीं है। ऐसे तो भरपेट गाना दिमाग में बजता रहता है। ठीक है, इसको मिटा दो, क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते रहो। चलो अब देखो, कहता है ई वेक्टर बराबर 2। सबसे पहले यहाँ पर वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन की बात करें तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप सबसे पहले है ना एक्स वाई जेड ये सब ड्रॉ कर लो। आओ, एक्स वाई, ठीक है, एक्स जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लिया। आप देखो, कहता है इलेक्ट्रिक, और आपको एक चीज तो ये भी पता है ना, आपको ये भी पता है कि एक्स की तरफ होता है आई कैप, वाई की तरफ जे कैप और जेड की तरफ के कैप। ये सब यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये सब यूनिट वेक्टर है। और मैं जो लेक्चर में जो भी बता रहा हूँ वो बस एग्जाम पर्पस के लिए है। और क्योंकि नॉलेज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो मेरे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नॉलेज बढ़ा सकते हैं आप जाकर देख के। आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप, इस एक वीडियो से आप अच्छा मार्क्स, मतलब 100% मार्क्स इस चैप्टर से ला सकते हैं, जितना भी सवाल पूछे, है ना। आई कैप जे कैप और के कैप। अब देखिए, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, मतलब ओ हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आई कैप, ऐसे क्वेश्चन पकड़ना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ई वेक्टर इधर है। कितना ई वेक्टर? 2 गुने 10 का पावर 3, ठीक है, 2 गुने 10 का पावर 3। तो ई वेक्टर दिया है 2 गुने 10 का पावर 3 आई कैप, न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स, तो आपको फ्लक्स निकालने के लिए ई दिया हुआ है, ठीक है। ए देखते हैं, ए के बारे में क्या है, और हमें थीटा चाहिए, ठीक है। तो फ्लक्स निकालने के लिए ई तो दिया हुआ है, फील्ड थ्रू ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, मतलब एरिया हो जाएगा, स्क्वायर है मतलब 20 इंटू 20, ठीक है, और बाई गुने 100 का पावर -2। तो ये किस में आ गया? मीटर स्क्वायर में, याद रखिए, किस में आ गया? मीटर स्क्वायर में आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर में है। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। ये किस में? सेंटीमीटर में। और न्यूटन ये तो ऐसा ही है, और सेंटीमीटर होता है सीजीएस, तो सीजीएस को एसआई में करना पड़ेगा, मतलब उसको मीटर में लाना पड़ेगा। तो मीटर में लाएंगे तो 100 से भाग, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 इसके लिए और 100 इसके लिए। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आ गया एरिया। हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ये किसके पैरेलल है? वाई जेड। ध्यान से देखो, वाई जेड कौन है? ये है वाई जेड, और इसके पैरेलल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसको थोड़ा फील करना है। एक्स आप समझ रहे हो, वाई समझ रहे हो, ये जेड है। इसी जेड को मैं यहां दिखा रहा हूं, क्योंकि ये 2D पर मैं 3D बना रहा हूं, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो एक्स इधर, वाई इधर और जेड इधर, तो ये हो गया, ये जेड है। वाई जेड मतलब सरफेस कुछ ऐसा रखा हुआ है, यही ना होगा? वाई और जेड, सरफेस कुछ ऐसा रखा हुआ है। फील करो, फील करोगे तो और अच्छे से पहुंच जाओगे तुम जो क्वेश्चन कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ऐसे। हाँ, क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सरफेस ऐसे। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, सरफेस ऐसे। फ्लक्स होगा क्योंकि पार करेगा। कितना होगा यही पूछ रहा है ना, कितना होगा, कितना होगा? तो सबसे पहले वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको फील आए कि वाई जेड मतलब ये हो गया वाई के पैरेलल, और ये हो गया, ये वाई के पैरेलल है, ये जेड के पैरेलल हो गया। थोड़ा और ऊपर खींच दो, ये वाई जेड प्लेन है। मतलब इसी को अगर मैं इधर ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। हाँ सर, तो पूरा समझ में आ गया है, तो एकदम सही। वाई जेड है, वाई जेड के पैरेलल है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा?
तो इसका एरिया वेक्टर हम इधर ले लेते हैं, इन कैप। ध्यान से देखिए, ई और एन दोनों पैरेलल हो गया, ई वेक्टर और एन कैप दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो जाता है आपका 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। इस तरह से आपको सवाल तक पहुंचना होता है। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। आपको बस ई दिया था, स्क्वायर दिया और एंगल न बोल करके एंगल को उसने इस लैंग्वेज में लिख दिया कि प्लेन पैरेलल इतना फलाना चिलाना, उससे आपको निकालना था। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपको निकालना था। अब इस तरह से निकालना था तो अब आपको ई भी मालूम, ए भी मालूम, थीटा भी मालूम, फटाक से बैठा दो। फॉर्मूला ये रहा भाई, फॉर्मूला ये रहा। पहला सेगमेंट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 × 10⁻3, ठीक है। और पैरेलल कैसे, देखिए ये भी, ये आई कैप है, इसमें आई कैप, और ये भी तो आई कैप की तरफ ही जा रहा है ना, ये दोनों आई कैप है, इसलिए थीटा 0 है। एरिया कितना है यहाँ है, 20 × 20 × 10⁻100⁻2। तो कैलकुलेशन ही कर रहे हो तो इसको बेहतर है यहाँ लिख दो ताकि गुना। और कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। छम छमा छम छम, फिर ये 3 है, ये 2 है, छम छमा छम छम, तो 1 बच जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया 2, 2 2 जा 4, 4 2 जार 8, और कॉस थीटा 0 डिग्री होता है 1, तो 2 2 जार 4, 4 2 जा 8, और 8 80। 80 यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। ये आपका फाई आ गया। पहला सवाल बन गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर आ गया आपको, फ्री के 2 नंबर। बताइए, अच्छा इसी ये एक हिस्सा था, इस क्वेश्चन का ये एक हिस्सा था, इस फॉर्मूला से हमने बनाया, ठीक है, इस फॉर्मूला से। इसी में दूसरा पूछ रहा है क्या, कि इसी में दूसरा पूछ रहा है कि सर, इसी में दूसरा पूछ रहा है कि हाँ ये रहा, कि थ्रू द सेम स्क्वायर, हाँ व्हाट वुड बी द वाइजर प्लेन, यहां तक व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। उसी से इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 30 डिग्री डाल देंगे, 30 डिग्री डाल देंगे, तो बात तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही, एरिया भी वही, लेकिन थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो बैठा तो ना 80 आया ना, ये यहाँ हमने 1 डाला था ना, अब इसमें फाई बराबर ई ए कॉस 30, तो ई ए कितना है, ई ए का वैल्यू कितना आ गया 80, और कॉस 30 हो जाएगा √3/2, √3/2 तो कितना आ गया 40√3, 40√3 न्यूटन कूलम इनवर्स, सॉरी हाँ कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये आ गया आंसर। तो किस तरह से हमने क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट समझा, ये बात समझ में आ रही। 2 नंबर आपको मिल गए, 1 नंबर इस पर और 1 नंबर उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पर एक चीज और समझ लीजिए कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता तब तो कैसे लिखते, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए यहां कैसे करते कि ई आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻3 आई कैप। एरिया हमने निकाला तो एरिया कितना आता, एरिया यही है ना 2 दूनी 4, और नीचे बचते कितने 100, 4 × 10⁻⁻², यही ना आया। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, 2 से 2 जाएगा, 2 दूनी 4, और इस 100 पर चला गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और ये भी किधर है, एरिया वेक्टर आई कैप। अब इसको सॉल्व करते तो कितना आता है, ये 4 दूनी 8 80, और इधर लिखते आई कैप डॉट आई कैप, और आपको पता है ना आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। तो ये आपका फ्लक्स आ गया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है किस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका। आई कैप डॉट आई कैप पर भी बना सकते हैं, आई कैप डॉट आई कैप से आप थीटा भी निकाल सकते हैं, थीटा पर भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं, किसी पर भी बना सकते हैं। नोट करो फटाक से, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड नोट कीजिए जल्दी। जब तक आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको एक शेर सुना देता हूं, मोटिवेशनल शेर, ठीक है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है।
मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसलिए मेहनत कीजिए और आग लगा दीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर हम लोग रुजू करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे गॉस थ्योरम की तरफ। वीवीआई कुछ सब भूल जाओ, लेकिन डाइपोल और गॉस थ्योरम बिल्कुल भी मत भूलना इस चैप्टर का, यही तुम्हें नंबर दिलाने वाला है। चलिए, तो आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो अभी सवाल है ना, उसी पर एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। क्या अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था? वो ये था कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस तरफ आई कैप की तरफ जा रहा है, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। एक चीज और, अगर निगेटिव एक्स होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स, तो माइनस आई कैप हो जाएगा, बस ये दिमाग में रखिएगा। निगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, निगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, ठीक है सर, निगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सर, अच्छा ठीक है। चलिए, अब जे कैप हो गया, अब इलेक्ट्रिक, अब हमने क्या किया कि यहां पर एक सिलेंडर रख दिया हमने, एक सिलेंडर डाल दो, एक सिलेंडर डाल दो, चलो एक सिलेंडर रख दिया हमने। अब इस सिलेंडर से फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स बताइए। आसान है, आसान है, आपको बस फ्लक्स निकालने के लिए दो चीजें देखनी है, ई ए कॉस थीटा, ई देखना है, ए देखना है, थीटा देखना है, ठीक है। लेकिन ई और ए से भी पहले, क्योंकि ई तो होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, और कोई सरफेस तो दिया है तो ई और ए होगा। आपको फाइंड करना है थीटा, आपको फाइंड करना है थीटा। सर थीटा अगर नहीं दिया, आई कैप और जे कैप दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अभी मैं बता देता हूं, आपने पढ़ा होगा आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है, और आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर आई कैप डॉट के कैप, ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है ना। ये स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में यही खेल है, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट चिंगेपो 1 चिंगेपो 0, बात समझ में आ रही है? तो यही है। अब इसमें आपको ई भी होगा और ए भी होगा, आपको 0 है कि नहीं है, पहले आप यही अगर फाइंड कर लिए कि अगर 0 है कि नहीं है। अगर 0 ही है तो फिर हम आगे क्यों बढ़ें और अपना वक्त बचा लें, या 0 पता कर लेते हैं तो आप कैलकुलेशन में बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ रही? अब देखिए, चलिए इस सिलेंडर को ध्यान से देखिए, इसके पास कितना एरिया है, इसके पास 3 सरफेस है, एक ये और एक कर्व वाला, एक ये और एक कर्व वाला, एक ये और एक कर्व वाला। समझ में आ रही बात? और इलेबोरेट कर देता हूं, मेरे पास अगर सामान अवेलेबल है तो आपको मैं क्यों नहीं दिखाऊंगा। आइए रुकिए थोड़ा सा, ये रहा सिलेंडर, ये इसको मैंने ऐसे रख दिया है, यही चना बेडू, ये सिलेंडर मैंने ऐसे रख दिया है। ध्यान से देखिए इसके पास कितने सरफेस है, एक ब्लू वाला ये, और एक पीछे वाला, और एक ये कर्व सरफेस है ना। अब आपको निकालना है कि ये यहां रखा हुआ है, तो देखो इसका एरिया वेक्टर आपको बताया था ना मैंने, 3D में सिर्फ आउटवर्ड होगा, कोई इनवर्ड वाला खेल नहीं है 3D में। 2D में इनवर्ड और आउटवर्ड वाला खेल है, 3D में कोई नहीं। तो ये इधर है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, इसका इधर, और इसका जुई। बात समझ में आ रही है? तो इसका इधर गया, इसका इधर गया, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, इन कैप इधर है, इसका इधर जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर, और इसका एरिया वेक्टर जुई ऊपर की तरफ। हाँ सर, कहानी तो एकदम समझ में आ रहा है।
आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आएगा? कैसे बोलते हो तुम कुछ भी। देखिए एन कैप एन कैप एन कैप, ध्यान से देखो ई वेक्टर। अब तुम और अच्छे क्लियरिटी चाहते हो अगर नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इधर भी लगाओ, इधर लिख दो आई कैप, ई वेक्टर इधर है, इधर लिख दो कि इधर ई वेक्टर इधर है, क्योंकि सब तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है ना, और इधर लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। हाँ सर, कितना आसान हो गया। देखो यहां थीटा कितना बन रहा है, ध्यान से देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसको और अच्छे से समझ लो, एक लाइन पर बना लो। चलो अब ध्यान से देखो, थीटा कितना बन रहा है, यहां थीटा कितना बन रहा है 180, यहां थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री, यहां थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। हाँ सर, फॉर्मूला में अब देखो कॉस थीटा होता है ना, कॉस 180, कॉस 180 -1, कॉस 0 1, कॉस 90 0। अब बताओ, तुम खुद देख के बताओ कि माइनस और 1 वाले में फ्लक्स होगा, 90 वाले में नहीं होगा, क्योंकि 0 आ रहा है। इसका मतलब कि इस कर्व से कोई फ्लक्स नहीं है। इसको मान लीजिए φ1, इसको मान लीजिए φ2 और इसको मान लीजिए φ3। तो नेट फ्लक्स अगर आपसे पूछे तो फाई नेट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस, ठीक है, नेट ऑफ कर देता हूं तो टुलुलु टुलुलु को होता रहेगा। φ1 कितना हो गया, φ1 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 दिलबर 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 ई ए कॉस 0 डिग्री, φ2 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 दिलबर 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 कॉस 180 डिग्री, ठीक है, प्लस ये कॉस 90 डिग्री, ये हो गया ये, ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो गया माइनस ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। तो नेट फ्लक्स भी क्या आ गया ई ए माइनस ई ए प्लस माइनस ई ए। सर आपने काटा क्यों नहीं, इसलिए नहीं काटा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, यहां पर सेम है, अगर ई और ए दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। इसलिए मैंने आपको यहां पर इसको 0, अगर बना मतलब यहां तो बराबर है तो 0, बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, या छोटे ये घटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा रिजल्ट घटाकर आपको मिल जाएगा। तो ये एक फ्लक्स का एक और कॉन्सेप्ट था जो आपने समझ लिया है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, आप इसे नोट करें। फिर अब हम लोग पहुँच जाएंगे गॉस थ्योरम पर, तो इसे नोट करो फटाक से, ठीक है। ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं शेयर ज़रूर करें, गारंटी दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन अभी और करेंगे, इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 का, ठीक है, नोट करो इसे। एक 2015 में 5 नंबर का सवाल पूछा गया था और एक 2020 में 3 नंबर का सवाल पूछा गया था। तो मैं आपको बस पैटर्न बताऊंगा, जो डेरिवेशन अभी जो मैं बताने वाला हूं या जो भी मैं आपको समझाने वाला हूं उसे एकदम गांठ बांध कर दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आपका सॉल्यूशन है वही, पूछने के तरीके अलग है। बात समझ में आ रही है? सॉल्यूशन वही है, आंसर वही है, पूछने के तरीके अलग अलग हैं, और किस तरह अलग हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। कुछ तो यहां मैंने लिखा हुआ है, कुछ में क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले होगा कुछ देर में, जब मैं वो बताने लगूंगा तो क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, ठीक है। और अगर हाँ डिस्प्ले होंगे क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं रिकॉर्डिंग करने मतलब एडिट करने जाऊं और फिर उस वक्त मिसमाइंड हो गया तो इसलिए लफड़ा फंस सकता है, इग्नोर, अगर मिसमाइंड हो गया तो इग्नोर करना, नहीं तो मैं पूरी मतलब वो कोशिश है कि वो मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है, मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा। वैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा बजाते और वो जो भी क्वेश्चन वहाँ डिस्प्ले होगा उसे मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और कैप्शन ऑन कर लेना, अगर मिसमाइंड हो जाता है, वैसे मुझे पूरा याद रहेगा कि वो मिसमाइंड नहीं होने वाला है, लेकिन इन केस अगर मिसमाइंड हो जाता है तो कैप्शन ऑन कर लेना, ऑटो कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन ऑन कर लोगे, जो भी मैं पढ़ूंगा सब नीचे लिखता चला जाएगा, कॉपी कर लेना, फटाक से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मोटिवेशन भी तो ज़रूरी है। तो उन बच्चों के लिए है
जो मैं अभी शेर बोलने वाला हूं उन बच्चों के लिए जो अभी तक बोर्ड आ गया है, लेकिन उन बोर्ड के वक्त बहुत कम है, फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम आपके होंगे, तो वक्त बिल्कुल भी नहीं है और आप घबरा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन ये शेर आपको तरोताज़ा और मोटिवेट कर देगा। सुने ध्यान से, ठीक है, सुनिए ध्यान से, एकदम दिल में उतारिएगा शेर। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। वक्त बीत चुका है आपका, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वक्त निकल गया, अभी भी है वक्त, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ये 2 महीना मिला है आपको, इसे नहीं खोना है, ठीक है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसलिए अभी आपको 2 महीना मिला है, जी जान लगा दो और नंबर ले आओ फर्स्ट क्लास। एक शेर और मैं बोलूंगा, वो भी आप सुन लो और अच्छे से मोटिवेट हो जाओगे। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। जब फैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग करता हूं तो ये सब परेशानी झेलनी पड़ती मुझे। कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है मेरी मेहनत को। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने से उम्मीद जिंदा रख। तो उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है, और कोई भी जिंदगी में बोर्ड हो या कंपटीशन हो, कुछ भी हो, उम्मीद जिंदा रखना है और उम्मीद पर कायम रहकर पूरी जंग जीतनी है हमें। तो बने रहे मेरे साथ और जंग जीतने के इस रास्ते पर चलते रहें। आइए बढ़ते हैं आगे, और यस चलिए, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा अवगत कराने वाला हूं, थोड़ा अवेयर कराने वाला हूं इस 2 सवाल से कि है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, ये लल्लू सा क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो देखिए, बेसिकली एकदम लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बता रहा हूं, एकदम लिख लो कॉपी में तुम अपने। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, ठीक है, जिसको गॉस लॉ भी बोलते हैं, लॉ भी, या थ्योरम या लॉ, एकदम आप इसे लिख लो। गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। इसका प्रूफ, इसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट, ठीक है, इसका प्रूफ, इसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 3, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट शीट, सब चार्ज है, सब चार्ज है। गॉस के पास यही इतनी बातें हैं, स्टेटमेंट, प्रूफ, एप्लीकेशन। स्टेटमेंट, प्रूफ, यही इतना ही पूछता है, ठीक है, इतना ही पूछेगा आपसे, ठीक है, इतना ही पूछेगा। गॉस थ्योरम, स्टेटमेंट, प्रूफ, एप्लीकेशन। अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये सवाल है आपका 2020 में 3 नंबर का पूछा है, ये सवाल है 2015 में 5 नंबर का पूछा है। देखिए इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डिफाइन अभी जस्ट मैंने बताया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। यहां देखें, यूज गॉस लॉ टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। क्या मैं स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल सेल, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्या मैंने यहां नहीं लिखा? क्या कह रहा है? यूज गॉस लॉ टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो। क्या इसका डेरिवेशन, इस एप्लीकेशन के इस पॉइंट को इसने इस सवाल में पूछा या नहीं पूछा? चलिए, ये आपने एक चीज देख लिया, आपने एक चीज देख लिया कि है, इतना आपने कर लिया, आपका गॉस थ्योरम गलत होगा ही नहीं, क्योंकि पूछेगा यही लैंग्वेज बदलकर, पूछेगा यही लैंग्वेज बदलकर। अब एक चीज और देखिए, यहां पर ये क्या कहता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर what its shape or size is. Justify this statement with the help of a suitable example. मतलब इनडायरेक्टली ये आपसे प्रूफ पूछ रहा है। इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? प्रूफ। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है?
कि किस तरह से क्वेश्चन कर रहा है। अब आप कहिएगा कि सर ये तो प्रूफ, मतलब कि कैसे हम जस्टिफाई करें? भाई वो प्रूफ पूछ रहा है यार, जस्टिफिकेशन वैसे ही होगा। वो प्रूफ पूछ रहा है, मतलब गॉस के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अलावा कोई अदर चीज इसमें है ही नहीं जो आपसे पूछेगा। यही है, इसी में से पूछेगा, घुमा के पूछेगा। अब घुमाया कैसे? डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उलझ गए, अरे साला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। लेकिन एसआई यूनिट मैंने बताया आपको, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सीधे गॉस में पहुंच गया। ये 5 नंबर का पूछा। अब इसमें देखो, इसमें क्या पूछा कि एक चार्ज स्फेरिकल हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर है, इनर रेडियस इतना, आउटर रेडियस इतना है, चार्ज इतना है, इसके सरफेस पर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू रखा गया एट द सेंटर पर। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनर सरफेस पर कितना होगा, आउटर सरफेस पर कितना होगा, बताइए। आप बोलोगे अच्छा है, लेकिन यहां देखो फिर गॉस थ्योरम पूछते हैं ना, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द ई वेक्टर एट ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड मतलब यही पूछ रहा है। तो जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप पहुंच गए होंगे कि बस गॉस के पास इसका स्टेटमेंट है, उसका प्रूफ है, और उसके ये 3 एप्लीकेशन है। बस सवाल इसी में से आएंगे। कैसे आएंगे ये आपके सामने मैंने दिखा दिया। तो मैं इस क्वेश्चन को तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको इस पूरे कितनी बातें, इसका स्टेटमेंट प्रूफ, ठीक है, स्टेटमेंट प्रूफ 2 और ये 3 एप्लीकेशन, 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा। और उस 5 चीजों को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है बेहतरीन तरीके से, और फिर आपको जैसा भी सवाल हो फटाक से बना देना है। मतलब पूछेगा वही, लैंग्वेज चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, ये वीवीआई है, ये वीवीआई है भाई। ठीक है, मच्छर काफी ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा फैन ऑन कर लेता हूं, और फैन भी मैं बहुत धीमे चलाता हूं, इसलिए इसे मिटाकर चलिए। सबसे पहला कुछ चीजें जो आपको बता दूं, ठीक है, ये आपका तभी बनेगा जब आप गॉस लॉ समझ जाओगे। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना में मैं अगर एडजस्ट कर सका तो ठीक है, नहीं तो कुछ क्वेश्चन मिटाने पड़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बेशक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर सबसे पहले गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होता क्या है, आराम से समझेंगे। गॉस थ्योरम, बहुत टाइम है हमारे पास। गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? हाँ, नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जाबिश फिजिक्स टाइप कीजिएगा, वहां पर चैप्टर 1 सारे चैप्टर का नोट्स अवेलेबल है, मेरा खुद का लिखा हुआ है, तो आप जाकर वहां से स्क्रीनशॉट या डाउनलोड कर सकते हैं। गॉस थ्योरम, इसके सारे डेरिवेशंस भी मिल जाएंगे आपको, आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए घबराने की बात ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको समझाता हूँ ताकि बात जहनों तक पहुँच जाए, दिमाग में आपके उतर जाए, सवाल है क्या, जवाब क्या है। गॉस थ्योरम कहता है कि अगर हम किसी चार्ज को, कोई चार्ज अगर इनक्लोज हो जाए, ठीक है, अगर चार्ज कोई इनक्लोज हो जाए, ठीक है, अगर चार्ज कोई इनक्लोज हो जाए, कैसा भी सरफेस ले लो, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है, कैसा भी सरफेस ले लो, इसके अंदर चार्ज है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस आउटवर्ड होते हैं, रेडियली आउटवर्ड, और निगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड। निगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड। आपको पता है प्लस चार्ज है तो फील्ड लाइंस इससे निकलेंगे कुछ इस तरह, न न न न न न न। क्या ये फ्लक्स नहीं है? अभी जस्ट आपने पढ़ा ना कि अगर कोई चीज किसी सरफेस से होकर जाए तो वो फ्लक्स है। अगर कोई चीज किसी फ्लक्स से अगर वो कोई चीज किसी सरफेस से होकर जाए तो वो क्या है? फ्लक्स है। अगर कोई चीज किसी सरफेस से होकर जाए तो वो फ्लक्स है। फ्लक्स है, ये फ्लक्स है। तो गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स होगा ना, तो फ्लक्स का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। और क्या पढ़ा आपने? फाई बराबर ई ए। अगर मान लीजिए सरफेस एरिया छोटा ले ले तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। सरफेस एरिया अगर हम छोटा ले ले तो ई डी ए कॉस थीटा। और पूरा निकालने के लिए मतलब डी फाई, छोटा फ्लक्स मतलब ई डी ए कॉस थीटा। अगर सिर्फ फाई की बात करें तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन, और वो भी कैसा? क्लोज, ई डी ए कॉस थीटा। ये क्लोज इंटीग्रेशन क्या है सर?
सरफेस यहां कैसा है, क्लोज सरफेस है। गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए काम कर रहा है। सरफेस कैसा है, क्लोज है, इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? इंटीग्रेशन उस पर सर्कल बना दो तो वो क्लोज हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर उस पर सरफेस बना दो तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर, मतलब एक बलून ले लो और उस बलून के अंदर एक चना डाल दो, ठीक है, एक चना डाल दो, बलून के अंदर एक चना डाल दो, या एक छुआड़ा, कोई बड़ी चीज तुम्हें चाहिए तो एक मार्बल डाल दो, जो मार्बल कंची जिसको कहते हो वो डाल दो तुम, ठीक है, वो डाल दो बलून के अंदर, बलून फुला दो, तो बलून एक क्लोज सरफेस हो गया, उसके अंदर कौन है, मार्बल है। तो मार्बल को मान लो चार्ज, अब वो चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर पैक हुआ है, तो उस चार्ज से फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स। और गॉस थ्योरम ये कहता है कि वो जो फ्लक्स होगा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, जो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो बराबर होगा Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम, यही गॉस थ्योरम, इसी को तुम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो तो स्टेटमेंट हो जाएगा गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी चार्ज को कोई क्लोज सरफेस अगर पैक करे तो उससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगे, उससे जो फ्लक्स निकलेंगे फील्ड लाइंस, तो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट मिस्टर्स एंड व्हाटएवर? बात समझ में आ रही है? तो ये आ गया आपका गॉस थ्योरम, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल भी नहीं, समझ में आ रहा, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है। अब इस बात को प्रूफ करना है, फोटो खींचो, नोट करो, जल्दी से नोट करो तो इसको, यही गॉस थ्योरम है, दिस इज गॉस थ्योरम। जीटी गॉस थ्योरम, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं समझना इसको, जीटी है ये, गॉस थ्योरम है, गेम ऑफ थ्रोन समझ लोगे हैं कुछ भी। चलो यार ये मच्छर कहां से आएगा, रुको मैं, मुझे मच्छर मारने दो, रुको, साला परेशान करके रखा है एकदम। वैसे भी मुजफ्फरपुर को मच्छरपुर ही लोग बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मच्छर होता है यहाँ पर। चलिए तो मिटा देता हूं मैं, गॉस थ्योरम समझ गया। आइए इसका प्रूफ समझते हैं। इसी का स्टेटमेंट है, नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहां से आप ले लेना। आइए इसका प्रूफ समझते हैं, प्रूफ। और इस प्रूफ के बनिस्बत आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। प्रूफ के बनिस्बत क्या है, प्रूफ के बनिस्बत देखो, प्रूफ के बनिस्बत क्या है। तो सबसे पहले यहां हमने एक चार्ज रखा, ध्यान से समझना एकदम स्टेप। एक चार्ज रखा, क्यू चार्ज, ये हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। जो गोल गोल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा, गॉसियन सरफेस, ठीक है। जो सरफेस हम गोल गोल ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा, गॉसियन सरफेस। जो सरफेस, जो क्लोज सरफेस हम गॉस थ्योरम लगाने के लिए यूज करेंगे, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। जो सरफेस, क्लोज सरफेस हम गॉस थ्योरम लगाने के लिए यूज करेंगे वो होगा गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब देखो क्या करो, यहां पर एक छोटा सा तुम ये ले लो, छोटा सा हमने इस गॉसियन सरफेस पर हमने छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया, एलिमेंट्री एरिया ले लिया, हाँ सर एलिमेंट्री एरिया ले लिया। अब इस एलिमेंट्री एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, इनकैप, हाँ सर बाहर तो होगा, आप सही बोल रहे हैं। चार्ज है पॉजिटिव तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इधर ही होगा, हाँ सर ये भी आप सही बोल रहे हैं। तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। ये सर जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है, किया है, उस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, तो r है, ठीक है, रेडियस कितना है, r है, ठीक है। एक चार्ज लिया, इसको एक क्लोज सरफेस के अंदर डाल दिया, उस क्लोज सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, GS गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस पे हमने छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिया, इसका एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रहा है। थीटा कितना है, 0 डिग्री, थीटा कितना है, 0 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब देखिए थीटा कितना है, 0 डिग्री। और अब हम फ्लक्स निकालें इस छोटे से एरिया के लिए, तो डी फाई, तो डी फाई कितना हो जाएगा, तो डी फाई हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो E कितना है, तो E तो E है, नहीं पता E कितना है, डी ए
तो डी ए, ये छोटा सा एरिया वेक्टर है तो डी ए है, तो डी ए, ठीक है, डी ए। और कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1, आपको पता है। हाँ सर, तो डी फाई कितना आ गया ई डी ए। तो पूरा निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया फाई, इंप्लाइज दैट सब जगह होगा। इसमें से ई को बाहर कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए डी ए। अब ध्यान से आप देखो तो इस सारे छोटे छोटे एरिया को जब आप जोड़ोगे, टिचुक 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 टिचुक, सारे छोटे छोटे तुचुक 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 तुचुक, सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्योंकि इंटीग्रेशन बेसिकली एडिशन है, एलिमेंट्री जो भी आपने लिया एलिमेंट्री एरिया का वो एडिशन है, टोटल एडिशन, टोटल सरफेस एरिया। तो फाई बराबर कितना आ गया ई, ठीक है, ई टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ सर ये तो होता है, यहां तक की कहानी क्लियर है, एकदम समझ में आया, ये प्रूफ में बता रहा हूं आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए, फाई आपने निकाल लिया। अब देखिए वी नो ई वेक्टर बराबर क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सोर्स चार्ज, क्योंकि यहां पर सोर्स है और कोई टेस्ट चार्ज नहीं है इसलिए सोर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, तो आर है, तो अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इसकी वजह से तो इतना ही ना होगा, ये जो मैंने घेरा है तो इस घेरे पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर कितना आ गया ये है। अब इस ई के वैल्यू को यहां पुट कर दो, नाउ फाई बराबर ई, ठीक है, ई के जगह पर ये पुट करना तो पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो तो छम होगा क्या, 4 पाई से 4 पाई छम और आर स्क्वायर भी छम, तो 5 क्या बच गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू वही है जो इसके अंदर है, तो Q इनक्लोज्ड, बात समझ में आ रही है, Q इनक्लोज्ड बराबर एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। कुछ पहलू और अभी क्लियर है करने हैं, प्रूफ ऑफ जीटी गॉस थ्योरम, ये प्रूफ आपने देख लिया। अब देखिए ये यही पूछा था, बेसिकली यही पूछा था कि कोई भी, अब इसमें क्या होता है ये आपने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा आपको, इसको भी आपको अपने नोट में उतार लेना। अब देखिए यहां पर अब पॉइंट समझना है जो आपको मैं थोड़ा रूबरू कराना चाह रहा हूं, वो क्या है देखिए, कहता है कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, कैसा भी क्लोज सरफेस हो उसके लिए ये ट्रू है, कैसा भी हो उसके लिए क्या है ट्रू है, नो मैटर व्हाट इज इट्स शेप और साइज, उसका शेप और साइज क्या है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये ट्रू है सबके लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जांपल। अब मैंने ये एग्जांपल लिया, मैंने एक स्फीयर लेकर इसको देखा तो इतना आया, अब इसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में आप ध्यान से देखो तो फाई सिर्फ डिपेंड करेगा किस पर, फाई डिपेंड करेगा 2 चीजों पर, यही मेन मुद्दा है। आप इतना करके छोड़ दोगे आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जस्टिफिकेशन मांग रहा है। आप इतना करके छोड़ दोगे कि भाई मैंने तो उसका प्रूफ बनाकर आया था, मेरा आधा नंबर या 1 नंबर कट हो गया, क्यों कट गया, क्योंकि मेन पॉइंट आपने नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा कि फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई डिपेंड्स ऑन किस पर, तो पहला है चार्ज पर क्यू इनक्लोज्ड, और दूसरा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, मीडियम हवा है, एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पड़ता है, एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं हम लोग हवा के लिए, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज करते हैं, हवा के लिए, एयर मीडियम अगर होगा तो एप्सिलॉन नॉट, और हवा छोड़ करके कुछ भी डाल दो तो एप्सिलॉन यूज करेंगे, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड, और एप्सिलॉन क्या है, मीडियम ऑफ मीडियम, सीधे मीडियम,
मीडियम पर डिपेंड करेगा। क्या इसमें रेडियस की बात है, क्या इसमें लेंथ की बात है, क्या इसमें एरिया की बात है, क्या इसमें वॉल्यूम की बात है? जब ये सब नहीं है तो वाकई में ये ट्रू है, इसका कोई भी शेप और साइज हो ये ट्रू होगा, क्योंकि नो मैटर कि इसका शेप और साइज, क्योंकि यहां कोई ऐसी चीज डिपेंडेंट वाली नहीं दिख रही है जो उसके शेप और साइज को डिफाइन करे। क्या बात समझ में आ रही है? लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ठीक है, और मेरी मेहनत को लोगों तक पहुंचाते रहिए। आपके दोस्त, आपके करीबी, आपके मोहल्ले वाले, आपके सारे आसपास के जितने लोग हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझें और मार्क्स अच्छा ऑप्टेट करें। मेरी मेहनत का फल वही है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आए, क्योंकि अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ उसी ओरिएंटेशन से, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता ही जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, शॉर्ट टाइम में आप दोनों काम कर रहे हो, एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा है। तो ये सवाल आप समझ गए। तो अभी तक मैंने आपको पहला गॉस थ्योरम बता दिया, दूसरा मैंने आपको उसका प्रूफ बता दिया। तो अब इसके एप्लीकेशन है, 3 स्फेरिकल सेल और लाइन वाला, वायर वाला, शीट वाला, उसे भी हम लोग खत्म ही कर लेंगे, ठीक है, चाहे जो भी टाइम हो जाए। मैं एक बार से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, राइट इट्स एसआई यूनिट भी आप लिख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने पढ़ा गॉस थ्योरम और इसका प्रूफ, तो ये प्रूफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, प्रूफ बता दिया। अब इसके एप्लीकेशन है जिस पर ये सबसे पहले स्फेरिकल कंडक्टर है, इसमें भी स्फेरिकल कंडक्टर ही है, ठीक है। तो देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाक से इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे एप्लीकेशन को करेंगे, ठीक है। इसी अभी मैं जो इसका स्फेरिकल वाला बताऊंगा ना, आप कहोगे कि सर सेम टू सेम आप जा ही रहे हो, सेम टू सेम जा रहे हो, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा ताकि आपके जहनों तक बात उतर जाए। चलिए इसे मिटा देते हैं, प्रूफ हो गया है। फर्स्ट एप्लीकेशन स्फीयर, चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन स्फेरिकल कंडक्ट, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। चलिए ये स्फेरिकल सेल है, ध्यान से देखिए, एकदम आसान है और एकदम लल्लू सा है। ये स्फेरिकल सेल, इस पूरे पर चार्ज है क्यू चार्ज, इस पूरे पर क्यू चार्ज बटा हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस जो भी ले लो, ठीक है, इसका रेडियस मान लो आर है, स्मॉल आर, ठीक है। आपको निकालना है 3 जगह पर, इनसाइड, उसके बाद ऑन दी सरफेस, और तीसरा आउटसाइड दी सरफेस। यही है आउटसाइड दी, देखो, नहीं, इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। प्रूव दैट, यूज गॉस लॉ टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ यही तो है, देखो इनसाइड ये रहा इनसाइड, और ये कौन सा है, ये देखो तो आउटसाइड, ये देखो आउटसाइड, ये आउटसाइड, इनसाइड उसमें पूछ रहा है, आउटसाइड और ऑन दी सरफेस है। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना किस तरह से सवाल आ रहा है। यही है खेल, बस और कुछ नहीं। चलिए सरफेस पर निकालना है तो बस वही काम है और कुछ काम नहीं। गॉस थ्योरम लगाएंगे, यूज गॉस लॉ, यहां लिखा होगा ना, देखो यूज गॉस लॉ, गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या है तो बस ध्यान में रखिए, क्लोज सरफेस के लिए फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम। सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। चलिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ये येलो से गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया और इसका रेडियस कितना है आर, कैपिटल आर, ठीक है, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर। फिर से वही कहानी, इस पर एक छोटा सा आप वो ले लो, एरिया ले लो, छोटा सा एरिया ले लिया हमने, छोटा सा एरिया हमने ले लिया, इसका रेडियस कितना है, सॉरी एरिया ले लिया। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर होगा, और चूंकि हमने एरिया लिया तो एरिया भी किधर होगा, इन कैप, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। क्या वही चीज जो मैंने अभी जस्ट किया वो क्या वो नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, वही हो रहा है, देखते जाइए समझते जाइए, ठीक है, वही हो रहा है। अब देखो तो इसके लिए कितना होगा, तो सबसे पहले डी फाई निकालो, तो आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, तुमको पता है थीटा 0 1, तो डी फाई कितना आ गया ई डी ए, हमको पूरा निकालना है, तो फाई बराबर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, तो फाई बराबर
पहले से इंप्लाइज दिया हुआ है वही वाला है, ठीक है। ई बाहर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। तो फाइव बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई, तो ई बराबर डी ए, छोटा 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 छोटा, इसमें का सारा एरिया जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस हो जाएगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहां डाल देंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया फाइव बराबर टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई करो। फाइव बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइव बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां चार्ज जो है वो सरफेस पर बटा हुआ है, सरफेस पर बटा हुआ, तो सिग्मा आपने पढ़ा है और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई आर एरिया। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, तो क्यू बराबर सिग्मा और चार एरिया इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा सिग्मा। तो यहां डाल दो, अब देखो फाइव बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और फाइव बराबर ई पाई आर, तो फाइव बराबर फाइव, एक फाइव की जगह डाल दो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और एक फाइव की जगह डाल दो ई पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू की जगह डाल दो सिग्मा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे, ई आ गया आपका, ई आ गया। देखो टिच्चिक टिच्चिक होगा क्या, छम छमा छम छम, 4 पाई से 4 पाई छम छमा छम छम, तो ई बराबर कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये कहां निकल गया, आउटसाइड। क्या आउटसाइड कहीं पूछा था, ये रहा आउटसाइड पूछा था, आउटसाइड द स्फीयर एक्सप्रेशन, ये आ गया एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसी पर मैं इनसाइड भी बता दूंगा। देखो अब ऑन दी, ये आउटसाइड निकाल दिया हमने, ये हमने आउटसाइड निकाल दिया सी नंबर, ये सी नंबर है। अब यहां देखो बी निकाल देता हूं, ऑन दी सरफेस, बी ऑन दी सरफेस। तो ध्यान से देखो, अगर हम ऑन दी सरफेस की बात करेंगे तो यही गॉसियन सरफेस हमको इस सरफेस पर ड्रॉ करना पड़ेगा। बात में दम है कि नहीं? अगर हम इसके लिए काम करेंगे तो यही सरफेस, यही गॉसियन सरफेस हमको उसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यही गॉसियन सरफेस हमको किसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, उस सरफेस पर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ये सरफेस की बात करेंगे तो जो गॉसियन सरफेस हमने आउटसाइड ड्रॉ किया है वो अब उस सरफेस पर हो जाएगा। तो जब इसको यहां रिप्लेस करेंगे तो कैपिटल आर भी किसके बराबर, स्मॉल आर के बराबर। तो कैपिटल आर भी बराबर हो जाएगा किसके, स्मॉल आर के। तो इसी में पुट कर दो, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है तो ये कट जाएगा, टिच्चिक 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 कट जाएगा। फील करो, फील करो, कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर, तो यहां डाल दो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों बराबर, तो ये क्या ढिच्चिक ढिच्चिक हो जाएगा, ढिच्चिक ढिच्चिक छम छमा छम छम छमा छम छम। तो बचेगा क्या, ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओह माय गॉड, ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बी भी बन गया आपका। अब कहां निकालना, इनसाइड। इनसाइड तो और आसान है, आप इसके अंदर एक क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। क्या ये सरफेस किसी चार्ज को पैक कर रहा है? नहीं पैक कर रहा है। ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इस सरफेस के अंदर। अब इस अंदर ड्रॉ किया तो ये सरफेस क्या किसी चार्ज को इनक्लोज कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सरफेस है वो तो बाहर है और गॉसियन सरफेस उसके अंदर है। मान लो कि अगर इस मकान में, ठीक है, अगर एक छोटा सा मकान बना, मतलब आप कमरे के ऊपर से तिरपाल डाल दो, ठीक है, टेंट लगा दो, तो उस टेंट ने आपके कमरे को पैक कर लिया। लेकिन वही तिरपाल आप कमरे के अंदर लगा दो, तो क्या उस तिरपाल ने, उस टेंट ने आपके कमरे को पैक किया? नहीं, कमरा बाहर हो गया, टेंट अंदर हो गया। सेम कहानी है, गॉसियन सरफेस अंदर है इसलिए कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना हो गया? क्यू इनक्लोज्ड हो जाता है 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? अब देखो तुम्हारा सवाल, एक ये 0 वाला, ये वो बन गया, ये आउटसाइड वाला ये बन गया, और ऑन दी सरफेस वाला वो बी नंबर। देखा किस तरह से सवाल हुआ? और इसमें जो ये पूछ रहा है सिग्मा आई और सिग्मा ओ, क्या तुम नहीं निकाल सकते हो सिग्मा आई और सिग्मा ओ? सिग्मा का फॉर्मूला यहाँ लिखा ना, चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनर का अगर देखो, इनर का अगर R1 है तो 4 पाई R1 स्क्वायर, क्यू बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, और आउटर है तो 4 पाई R2 स्क्वायर। क्या है इसमें यार, क्या है इसमें? कुछ नहीं, नोट करो इसको फटाक से।
नोट कीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शायरी सुनाता मैं, लेकिन अभी बहुत पुराना है और स्टोरेज का लफड़ा है, इसलिए मैं जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। मैं ये हिस्सा मिटा देता हूँ और ये पूरा हिस्सा मिटा देता हूँ, ठीक है। इसका कोई कहानी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ है जो मैं आपको बता देता हूँ। और लेकिन उससे पहले मैं आपको, एक एप्लीकेशन हो गया कंडक्टर वाला, अब बचा हुआ है शीट वाला और वायर वाला। देखते जाओ शीट और वायर। शीट और वायर, उसके बाद आप क्या ही बोलें, कोई बुक ले लेना कोई भी, और उस पर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका आप बनता चला जाएगा। या कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कर देना कि हाँ आपको सर ये डाउट है या ये चीज़ें हैं, जो भी है वो मैं आपको क्लियर कराता चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन 2, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर, अब देखो ये इनफाइनाइट वायर है, यहां पर हमने एक वायर ले लिया, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। और इस पर प्लस चार्ज है, पूरे पर प्लस चार्ज है। और अब इसके लिए हमको तार ध्यान से देखना, तो तार सिलेंड्रिकल होता है, तो गॉसियन सरफेस भी कैसा लेंगे, सिलेंड्रिकल, जो उसके सिमेट्री हो उस तरह से हमें लेना है। तो गॉसियन सरफेस हमने लिया कुछ ये, ऐसा क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में किया है, मतलब इस लेक्चर में किया है। इसके पास कितने सरफेस है याद कीजिए, इससे मैंने बताया था ना आपको कितने सरफेस होंगे, और ये 3 सरफेस है। इसमें बताओ, इसमें से तार ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, तो आप आई निकाल सकते हो। देखो समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। देखो ये सरफेस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सॉरी इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो अब। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो प्लस चार्ज है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड। इस पॉइंट पर भी आउटवर्ड और इस पॉइंट पर भी आउटवर्ड। थीटा कितना है, यहां 90 है, यहां भी 90 है, यहां 0। तो आपको पता है जहां 90 होगा cos फाई बराबर क्या होता है, E a cos थीटा, और थीटा 90 है, थीटा 90 है, तो 0 0 मतलब यहां से नो फ्लक्स, यहां से नो फ्लक्स, यहां से भी कोई फ्लक्स नहीं, नो फ्लक्स, ठीक है, कोई फ्लक्स नहीं है, और यहां से भी कोई फ्लक्स नहीं, तो बच गया कौन, कर्व सरफेस एरिया। ये जो हमने सिलेंडर ड्रॉ किया, इसका रेडियस मान लेते कितना है, a है, ठीक है, रेडियस कितना है, a। अब निकाल लो फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, तो ई और कॉस 0 है तो 1, तो डी ए, ठीक है। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा फाई और ई बाहर डी ए। अब ध्यान से देखो, तो ये कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर, आर की जगह ए है, ए, और ये इसकी लेंथ अगर एल है तो 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल, एल और आर इसका ए है, तो ये ई आ गया। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना कहता है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो फाई फाई के बराबर, एक फाई की जगह डालो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक फाई की जगह डालो ई 2 पाई ए एल, 2 पाई ए एल, ठीक है। अब देखो 2 पाई ए एल, तो क्यू को हम, चार्ज जो बटा हुआ वो लेंथ पर बटा हुआ है, तो क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे सिग्मा बराबर चार्ज बाई ए, उसी तरह लैम्डा बराबर होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई ए एल, तो एल से एल डिचिक, एल से एल डिचिक हो गया, तो बचा क्या, ई बराबर आ जाएगा लैम्डा बाई, ठीक है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ गया, 1 बाई ए है।
ठीक है। 1/a मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था इसका ग्राफ पूछेगा तो ये बना देना आपको x y x, क्योंकि जो भी इनवर्सली वाला हो 1/r हो, 1/r² हो, 1/r³ हो, ये सब का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है। तो दूसरा एप्लीकेशन भी आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा एप्लीकेशन, मुझे एक चौक निकालना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, एप्लीकेशन थ्री इनफाइनाइट शीट की वजह से, ये तो और आसान है भाई। ये मैंने एक शीट लिया, अरे कौन चढ़ा हुआ है यार, मैंने एक शीट लिया, इस पर चार्ज भरा हुआ है पूरा, ठीक है, पूरे पर चार्ज भरा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये इनफाइनाइट शीट है, इस पर चार्ज है। क्या करेंगे, फिर से हमें गॉस थ्योरम लगाना है, तो गॉसियन सरफेस लेना है। यहाँ भी सिलेंडर लेंगे और इसमें पेनिट्रेट कर देंगे। जैसे ये सिलेंडर है और ये मान लीजिए इनफाइनाइट शीट है, तो अगर मैं इसको ऐसे इसके अंदर पेनिट्रेट कर दूं तो ये सरफेस इसके पैरेलल हो जाएगा जो यहाँ अंदर गया है, और हम इसके वजह से निकाल लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे के वजह से आ जाएगा। बात खत्म, खेला खत्म, यही काम करना है बाद में, ठीक है। तो देखिए, गॉसियन सरफेस सबसे पहले लेते हैं, तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो ये हुआ, ये, और यहां जो हुआ वो ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एरिया ए है तो ये भी एरिया ए है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका भी एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, उसका भी उधर, उसका उधर और इसका इधर, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो थीटा इधर 90 डिग्री, तो मतलब कर्व सरफेस से इस केस में नहीं होगा, जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे और उससे। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, टोटल फ्लक्स निकाल लो, फाई बराबर, इसको जोड़ दो, EA और स्मॉल एरिया है तो EDA, और वो भी कितना हो गया, EDA, ठीक है। बात समझ में आ रही, को टोटल कितना आ गया, फाई बराबर आ गया 2EDA, ठीक है। अब गॉस थ्योरम लगाओ, गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई बराबर Q/ε0, ये आ गया 2EDA, ठीक है, 2EDA। तो Q यहां पर क्या हो जाएगा, तो चार्ज यहां पर डालेंगे सिग्मा वाला, तो Q की जगह क्या डाल सकते हैं, सिग्मा इंटू A DA बराबर 1/ε0 2EDA। कोई डिचिक होगा क्या, DA से DA क्या हो गया, डिचिक, तो E बराबर क्या आ गया, E बराबर आ गया आपका सिग्मा बाई 2/ε0। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो शीट है ये कैसा है, थिन शीट है, ये जो शीट है ये कैसा है, थिन शीट, ये शीट कैसा है, थिन शीट है, ठीक है, थिन शीट है। अगर इसमें थिकनेस आ जाए, फॉर थिकनेस अगर थिकनेस हो शीट में, तो E का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाई ε0। बात समझ में आ रही। इस पर क्वेश्चन आता है कुछ, एक ये शीट है और एक ये शीट है, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है ना, और इधर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको यही लगाना है और डायरेक्शन देखना है। यहाँ पर देखो ये प्लस है तो इधर आउटवर्ड होगा, इधर इनवर्ड होगा, तो ये 0 हो जाएगा। अगर दोनों का सिग्मा सेम है तो इधर 0, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, यहाँ भी 0, अंदर में इधर और इसका इधर, तो अंदर में होगा, बाहर दोनों पे 0 हो जाएगा। इस तरह का सवाल पूछा हुआ है, आप करो, मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं अभी पढ़ूंगा तो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उसे बनाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हाँ सर मुझ बन गया, अच्छे से बन गया, है ना। या टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करके वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये अच्छे से समझ में आ गया या ये बन रहा है। तो ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। इतना देख लो, चैप्टर 1 से जो भी सवाल आएगा आप खड़ाक से बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको और फील आए कि ये डेरिवेशन किस तरह से है। देखिए चलिए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा था,
2011 में जो डिस्प्ले हो रहा है, देखिए, यूजिंग गॉस लॉ obtain the expression for the electric field due to uniformly charged spherical cell of radius capital R at a point outside the shell. Draw a graph showing the variation of electric field with small r. फिर उसके बाद फॉर r ग्रेटर देन r, फिर एंड r स्मॉलर देन r. तो ये ध्यान से देखिए, क्या ये वही नहीं है जो स्फेरिकल सेल वाला हमने अभी बात किया है? ये वही कहानी तो था, वही चीज़ है. हमने 3 जगह निकाला था, इनसाइड, आउटसाइड और उसके बाहर, ठीक है. और इसकी ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है. इसके बाद देख लीजिए, उसका मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, शॉर्ट्स में देख लेना, छोटा सा रहेगा, 30 सेकंड में वो ग्राफ देख लोगे, जैसा इसका बताया था ग्राफ उसी तरह से. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लो. हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का डिस्प्ले हो रहा है. देखो, यूज गॉस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू स्ट्रेट और यूनिफॉर्म चार्ज्ड इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी. क्या यही नहीं है? देख लीजिए, सेम टू सेम यही पूछ दिया है, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज. उसके बाद है ड्रॉ ए ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ ई. इसका बताया था कि 1/a है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, तो इसका ग्राफ यही होगा. उसके बाद पूछ रहा फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2. तो ये वर्क डन निकालना है जो नेक्स्ट लेक्चर, चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क पढ़ना है तो वो ये क्वेश्चन मैं वहाँ डिस्कस करने वाला हूँ. तो वहाँ का आप देख लेना पहला लेक्चर, उसमें मैं ये डिस्कस करूँगा, ठीक है. तो वो, और ये इसके बाद वाला लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन शीट. देख लो, थिन शीट आ गया, थिन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. उसके बाद है कि इनफाइनाइट लार्ज थिन शीट हैज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा. देख लो, मैंने बताया अभी. ऑब्टेन दी एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो वर्क डन उसी में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी आप देख लो. टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट थिन पैरेलल शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड्स इन द रीजन मार्क 2 एंड 3. क्या ये यही नहीं है जो मैंने आपको बताया? सेम टू सेम है, बेसिक यही है. इसी से इधर उधर करके सवाल आपसे पूछेगा. क्वेश्चन जितना बना सकते हो बनाओ, जितना डाउट है मुझसे पूछ सकते हो. टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है. और इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हो. और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज़ शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इन्फॉर्म करें, और जितना शेयर हो सकता है शेयर करें. और मेरी मेहनत को सफलता देने के लिए बस ये शेयर ही काफ़ी है, ताकि जितने लोगों तक पहुँचे सभी इस लेक्चर को देखें और उनका पेपर बेहतरीन तरीके से जाए. तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखें. गुड बाय एंड खुदा हाफिज़.